होनहाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल ने उनसे भारत और विश्व में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर चर्चा की। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज मुझे फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मिलकर खुशी हुई। भारत और दुनिया में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर हमारी बातचीत दिलचस्प रही। सही समर्थन के साथ भारत का तकनीकी उद्योग एक महत्वपूर्ण छलांग के लिए तैयार हो सकता है। बता दें कि यंग लियू को इस साल जनवरी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फॉक्सकॉन वैश्विक स्तर पर लगभग 70% आईफोन बनाती है। देश में स्थानीय विनिर्माण की दिशा में भारी निवेश कर रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में फॉक्सकॉन की आईफोन फैक्ट्री 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है और उसने राज्य में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक इकाई में 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिससे 6,000 नौकरियां पैदा होंगी। वहीं फॉक्सकॉन चेयरमैन की राहुल गांधी से मुलाकात से एक बात साफ हो गई है कि पूरी दुनिया की नजर अब राहुल गांधी पर है। और इससे भी बड़ा मुद्दा था राज्य में चुनाव, क्योंकि 6 साल से यहाँ केंद्र का शासन आए थे। उस वक्त स्थिति क्या थी और अब आगे क्या स्थिति हो सकती है। तो कुल विधानसभा सीट उस वक्त 87 हुआ करती थी, यानी कि 87। 2014 में तब 87 सीट्स पर चुनाव हुए थे। उस वक्त जो पीडीपी यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में 28 सीटें आई थी, 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी इस लिहाज से पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। इसके अलावा एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके खाते में मात्र 12 सीटें आई थी और इस तरह से वो चौथे नंबर की पार्टी बनी थी। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस की तो उसके खाते में मात्र 2 सीटें आई थी और सीपीएम 1 सीट अपने खाते में ला पाई थी, 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। और पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि पीडीएफ भी 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी और इसके अलावा निर्दलीय यानी कि अदर्स जो थे वो 3 सीटें उनके खाते में गई थी, जिसमें से एक था जम्मू जहां विधानसभा की 37 सीटें थी। वहीं दूसरा था कश्मीर जहां 46 सीटें थी और तीसरा था लद्दाख जहां की 4 सीटें थी। अब जब परिसीमन हुआ है तो उस लिहाज से देख पाएंगे कि जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई हैं, यानी कि ज्यादा सीट बढ़ाई गई हैं, और जबकि कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ाई गई है। और यही वजह है कि इस परिसीमन के बाद भी विवाद हुआ। बीजेपी पर तमाम सवाल उठे कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए ये सीमांकन किया है। यही नहीं, इस बार जम्मू कश्मीर में 16 सीटें रिजर्व रखी गई। इसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 7 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। एसटी के लिए रिजर्व सीटों की अगर बात करें तो राजौरी, कोकरनाग, थाना मंडी, सुरनकोटे, पुंछ हवेली, बुधल, मेंधर, गुरेज और गुलबर्ग। तो कुल विधानसभा सीटें थी जैसे कि मैंने आपको बताया 87 थी। पीडीपी के खाते में 28 आई थी, बीजेपी 25 सीटें जीत पाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें ही जीत सकी थी, कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं जेकेपीसी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, सीपीएम 1 सीट जीती, पीडीएफ 1 जीती और अदर्स के खाते में 3 सीटें चली गई। ये उस वक्त के नतीजे रहे थे जिसने ये साफ कर दिया था कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला। दरअसल मार्च 2015 में जम्मू कश्मीर से राज्यपाल शासन हटा लिया गया और पीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ और पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सैयद राज्य के सीएम बने। अब यहाँ सवाल ये है, और इस गठबंधन के लिए जो वाकई में एक तरह से उस वक्त भी कहा जा रहा था कि बहुत बेमेल गठबंधन है और गठबंधन हुआ, फिर बीजेपी और जम्मू कश्मीर में पहली बार सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने में कामयाब हो सकी, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई। मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सरकार 10 महीने ही चली क्योंकि लंबी बीमारी थी उनको सैयद को, और उस लंबी बीमारी के चलते ही सैयद की जनवरी 2015 में जान चली गई। इसके बाद राज्य में एक बार फिर राज्यपाल शासन लगा दिया गया, फिर 3 महीने का वक्त लिया गया। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ गठबंधन में वापस आने में पूरे 3 महीने का समय लिया, क्योंकि वो अपने पिता से भी ज्यादा जो है अपनी पॉलिटिक्स को लेकर हार्ड थी। वो एक ही राह पर चलने वालों में से थी और उन्हें इस चीज का डर था कि बीजेपी के साथ अगर आई तो उनका जो कोर वोटर है वो छिटक सकता है, वो नाराज हो सकता है। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो 3 महीने तक राज्यपाल शासन चला और फिर पीडीपी ने एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ी।
इस बार पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसी तरह से सरकार चलती गई। 4 अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन यह सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। जून 2018 में बीजेपी और पीडीपी के बीच जो है खटपट होने लगी, कहीं ना कहीं मतभेद होने लगे, क्योंकि बहुत ही अलग अलग दिशा की ये दोनों पार्टियां थी। जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त भी कहा जा रहा था ये बहुत बेमेल गठबंधन है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ये दो पार्टियां एक साथ आ गई। इस तरह के आरोप भी उस वक्त लगे थे। वहीं पीडीपी सरकार से समर्थन बीजेपी ने वापस ले लिया और महबूबा की सरकार गिर गई। कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को ऐसा लगा होगा वो सरकार बना लेगी महबूबा से अलग होकर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और शायद महबूबा को भी उस वक्त लगा होगा कि दूसरे दलों के साथ मिलकर वो सरकार बना लेंगी, लेकिन इस तरह की स्थिति वहां नहीं पैदा हो पाई। इस वजह से नवंबर 2018 में अचानक राज्य के सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आ गए और उन्होंने महबूबा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में इतना समय लगा कि ये लोग राज्यपाल के पास जा पाते, समर्थन पत्र वहां दे पाते, महबूबा सरकार बनाने का दावा कर पाती, उससे पहले ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया और 20 दिसंबर 2018 में राज्य में राज्यपाल शासन एक बार फिर से लगा दिया गया, यानी तीसरी बार राज्यपाल शासन वहां पर। पहले 1 साल तक राज्य में राज्यपाल शासन लगा रहा, बाद में दरअसल 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितना जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराए जाए।